प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा आज बिहार पर ही हम बात करने के लिए विवश है। विवश इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसके प्रथम चरण के मतदान के संदर्भ में चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। 6 तारीख को पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दल, सभी गठबंधन अपना जोर लगाए हुए हैं, सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव पर दांव लगाया गया है। यह दावा किया गया है, यह वादा किया गया है कि अगर जनता ने बहुमत दिया तो तेजस्वी यादव ही गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एनडीए की ओर से असमंजस बना रहता है। नीतीश कुमार के संदर्भ में दावे किए जाते हैं, पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कभी कभी कुछ और भाषा बोल देता है। इन दोनों के बीच में वादों की झड़ी बेशुमार है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग को साक्षात बिहार पर उतारने के लिए होड़ मच गई है। तेजस्वी यादव ने जहां यह वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आए तो परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी में रहेगा, जो परिवार बिहार में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन भी पीछे नहीं रहा। 20 साल से सत्ता में रहने के बाद यह गठबंधन ये वादा करने के लिए मजबूर हुआ है कि अगर वह सत्ता में आया तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देगा। तो कुल मिलाकर इसके अलावा कोई 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को डाल देने का वादा कर रहा है, अगर उसने सरकार बना ली। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी आज वादों की झड़ी लगा दी, आखिरी दिन चुनाव प्रचार करते हुए। दाव यहां तक चला कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह ने कह दी है। उप मुख्यमंत्री तो हैं, अब इससे बड़ा आदमी क्या बनेगा? तो क्या नीतीश कुमार की विदाई का संदेश अमित शाह ने आज दे दिया? क्योंकि अब बहुत बड़ा आदमी सम्राट चौधरी को होना है, तो मतलब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को होना है। तो क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी? यह सवाल सहजता से जहन में आता है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करते हैं कि आखिर बिहार में वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर मतदाताओं के द्वारा फैसला लिए जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रविशंकर रवि जी हैं, जो महागठबंधन की ओर से हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल भी शामिल हैं। हमारे साथ संगीता सिंह जी हैं। संगीता सिंह जो उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है जो सत्ता में है, भले ही मुख्यमंत्री इस समय इनका नहीं है, मतलब भाजपा की प्रवक्ता है, पर उनसे लगभग आधी सीटों पर होते हुए भी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और इन दोनों के बीच बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले जनता टीवी के संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संगीता जी से ही करते हैं और संगीता जी से समझना चाहते हैं, पहले चरण के मतदान के पहले सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बना देने का वादा सम्माननीय अमित शाह जी ने कहा। तेजस्वी यादव से तो नीतीश कुमार की विदाई ना हो पाई। क्या उम्मीद करें सम्राट चौधरी के माध्यम से नीतीश कुमार की विदाई इस बार आप लोग कराई देंगे? देखिए, शुरू से ही हमने कहा है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी बातें, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा नेता कोई और है या उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि इसको बड़ा आदमी, ये तो अपने व्यक्तित्व से काफी बड़े हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं सम्राट चौधरी को, तो एक बड़ा नेता होने के कारण बस एक आशीर्वाद दिया है। लेकिन इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, हैं, और आने वाले समय में भी वही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री। ऐसे हमने शुरू से ही कहा है, इसमें कोई असमंजस की बात है ही नहीं। चलिए, आप कह रही है संगीता जी तो बात ठीक है, पर कुल मिलाकर अमित शाह जी ने कहा कि सम्राट चौधरी को जिता भर दो आप यहां से चुनाव, उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाने का वादा मेरा है। उप मुख्यमंत्री हैं, अब उससे ज्यादा बड़ा आदमी क्या होंगे? हमने सवाल पूछ लिया जिज्ञासा से, आपने कहा छोड़िए ना, इसका बहुत महत्व नहीं है, आशीर्वाद है। पर आपसे जानना ही चाहते हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद वादों की झड़ी लगा रहे हैं आप, जमीन खिसक रही है क्या? हालात बहुत खराब है क्या? 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, पहले तो तेजस्वी का उपहास कर रहे थे आप लोग, कैसे वादे कर रहा है, कैसी बातें बोल रहा है,
पर वक्त गुजरने के साथ आप लोगों की भाषा और आपके भी वादे कमोबेश उसी राह पर दिखाई देने लगे जिस राह पर तेजस्वी दौड़ लगा रहे थे। तेजस्वी ने बहुत परेशान कर दिया। जी नहीं, हमारी सरकार जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार वादे नहीं करती है, जो कहती है करके दिखाती है। हमारा अगर घोषणा पत्र आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमने जो विकास किया है उसको तेजी से गति लाने की मतलब इस घोषणा पत्र में इसमें तेजी लाने की चेष्टा की गई है इन 5 वर्षों में। तो हम जो कहते हैं वो जमीन स्तर पे करके दिखाते। जितने भी हमने घोषणा की है ऑलरेडी हम कर रहे हैं। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि चारों ओर विकास ही विकास है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, महिलाओं की स्थिति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। और इन्होंने जो अपने 15 साल में हमको जंगल राज विनाश का काल दिया था, उसे समय लगेगा विकास होने में, लेकिन इनका जंगल राज अब खत्म हो चुका है। हमारा मंगल राज आया है और लोग काफी खुश है। जन जन में प्रसन्नता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हर तरफ विकास किया और विकास के बल पे ही हम आगे जा रहे हैं। और 14 नवंबर को हम अगर विकास के आधार पर आप सत्ता में आ रहे हो तो पंचामृत जैसी गारंटी देने की नौबत क्यों है? क्यों मुफ्त में बिजली, क्यों महिलाओं को मुफ्त अनुदान के संदर्भ में आप ऐलान कर रहे हो? 1 करोड़ सरकारी नौकरियां अब सूझी आपको बिहार में देने के लिए। हमने कहा है कि हर जिले में एक स्किल सेंटर होगा और युवाओं को की प्रवृत्ति को स्किल को बढ़ाया जाएगा और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि फिर नौकरियां उत्पन्न की जाएगी। इस तरह से हमने नहीं कहा। इस तरीके से हमने कहा, ये संगीता जी कह रहे हैं, पर मेरे साथ में रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी, आप तो गजब ही कर रहे हो भाई। मतलब चुनाव आयोग कहता है कि महिलाओं को छोड़िए, किसी भी मतदाता को प्रलोभन के आधार पर वोट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी तो बिल्कुल ही उफान पर है भाई। आज तो उन्होंने बोल दिया सरकार भर बनवा दो, 2500 रुपए महीना महिलाओं को मिलेंगे और मेरी सरकार बनी तो 14 जनवरी को मैं तो एक मुश्त 30,000 रुपए ही आपके खाते में डाल दूंगा। क्या बात है, सत्ता में आने की ऐसी बेचैनी, एक वोट के एवज में 30,000 रुपए की गारंटी। गजब। क्या कहते हो रविशंकर जी? मानसू जी, ये हमारी घोषणाएं हैं और इसमें तेजस्वी जी ये बात पहले से कहते आ रहे हैं कि 2,500 रुपया महिलाओं को हम सहायता राशि देंगे जी। तो उसको अगर हम 1 साल की सहायता राशि एक मुश्त दे दें तो इसमें कोई क्या समस्या होनी चाहिए। लेकिन जो अभी हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें लाखों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया अभी 2-3 दिन पहले भेजा गया जी। तो अगर जो आपने जो शब्दावली इस्तेमाल की एक तरह से कि भाई हम अपीज कर रहे हैं, तो ये तो इस तरह से बीजेपी के लिए कहा गया, जेडीयू के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए कहा गया कि ये तो घूस दो वोट लो वाली राजनीति कर रहे हैं। तो अब चुनाव संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। अगर 20 साल में बहुत विकास हुआ जो इनका दावा है, तो आप विकास के नाम पे चुनावी मैदान में जाइए और उसके आधार पे वोट मांगिए। लेकिन आप देखिए कि भाषणों में भाषा की क्या गिरावट है और किस स्तर पे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, वो भी आचार संहिता का। अरे जाइएगा तो वक्त नहीं रहा, अब तो चुनाव प्रचार थम गया 121 सीटों पर। कुल मिलाकर क्या उम्मीद देख रहे हैं? एनडीए के वादों की झड़ी और जैसा आप बता रहे 10,000 रुपए तो खाते में पहुंच गए, आपके लिए कुछ उम्मीद बची या सब कुछ धराशायी? तो आपने कहा अब झड़ी लगा दो वादों की। क्यों? क्योंकि पुरानी कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना सरकार बनेगी ना वादे पूरे करने हैं, तो वादे किए जाओ। कुछ ऐसी कहानी है क्या रविशंकर जी? हिमांशु जी, ये तो हताशा देखिए ना, जो 10,000 रुपए आचार संहिता का उल्लंघन करके
खाते में भेज रहे हैं, ये उनकी हताशा है। जी। जो भाषा का स्तर गिरा रहे हैं, समाज में वैमनस्य धार्मिक आधार पे द्वेष फैलाना चाहते हैं, कोई नमक हराम कह रहा है, कोई आतंकवादी से कंपेयर कर रहा है, तो ये तो उनकी हताशा है, हमारी ये उनकी हताशा है। रविशंकर जी का कहना है इन्होंने तो 10,000 रुपए खाते में डाल दिया, हमने तो ये कहा है भाई कि अगर सरकार बन गई तो 30,000 हम डाल देंगे, हम तो केवल वादा कर रहे हैं, ये तो कर गुजरे, इसको क्या समझे। तो संगीता जी कुछ कह रहे जा रहे, पर संगीता जी मैं आपके पास आता हूं, एक बार शशि रंजन जी का विश्लेषण जान लें, क्या कहते हैं शशि जी। इन राजनीतिक दलों और इन राजनीतिक दलों के नेताओं के वादों को जनता गंभीरता से लेते हुए फैसला लेने जा रही है, या आपको लगता है जो इनका अतीत रहा है, अतीत में जो इनका काम रहा है, अतीत में जैसी इनकी करनी रही है, वही मैटर करता है, वही मायने रखता है। इन वादों की बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि वादे कुछ ज्यादा ही आसमानी हैं, जिनकी जमीन पर क्रियान्वयन को लेके बहुत भरोसे की उम्मीद नहीं जागती है दोनों ही पक्षों की ओर से। हिमांशु जी, अब वादे पे तो किसी को भरोसा रहा नहीं है। आपको याद है पहले जब चुनाव कवर करते थे तो पत्थरगाड़ अभियान चलता था चुनाव के पहले जी। अब नीतीश जी और एनडीए को ये लगा कि सिर्फ वादा कर देने से होगा नहीं, इसलिए आप पिछले 2 महीने का अंतराल देखिए, हर दिन या 1 दिन 2 दिन बीच करके एक घोषणा हुई, घोषणा होने के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक और उसको तुरंत लागू कर दिया गया। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री, ये नहीं कि अगली बार आएंगे तो देंगे, 125 फ्री अभी लो, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 अभी लो, मां बहन योजना अभी लो, 2,10,000 वो है कि जो वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उसके लिए है, उसमें है कि आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए, कोई छोटा सा बिजनेस है ना, तो उसके लिए 10,000 अभी लो। मतलब ये नहीं है कि चुनाव के बाद, मैं तो कई बार इनकी लिस्ट पढ़ रहा था, इधर वालों की भी और उधर वालों, जो दोनों लोग मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मैं सोच रहा था कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे और जो अगली सरकार बनेगी, मैं बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर ये जो मेरी तरफ बाएं दाएं बैठे हुए हैं इनकी वादे को अगर पूरा करना हो। तो गौर कीजिएगा, 43.5 लाख करोड़। पता नहीं इन लोगों ने कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया, मुझे बड़ा मतलब लग गए 5, 6, 7, 8 घंटे कि बिहार की जनसंख्या कितनी, परिवार कितने और फिर घोषणाएं कितनी। मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगली जिसकी भी सरकार होगी वो कैसे लोगों को, एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहां से देगी, मुझे तो उसकी चिंता है। सरकार तो पता नहीं किसकी बने ना बने। तो कुल मिलाकर शशि रंजन जी का कहना है कि वादों के संदर्भ में तो कहानी कुछ अलग ही चली गई है। बिहार में सरकार में बने रहने या सरकार में आने के लिए जो वादों की फेहरिस्त है, अगर उसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो जो भारत सरकार का बजट है, कमोबेश उस पर बिहार राज्य पहुंच रहा है। एक तरफ पूरा देश और एक तरफ केवल बिहार। तो मैं संगीता जी के पास आता हूं और इससे इतर विषय पर आता हूं। बार बार मुद्दा बना रहे हैं आप, जंगल राज लौट आएगा अगर तेजस्वी यादव या महागठबंधन आ गया, पर आप जो राज चला रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि वो भी जंगल राज ही है। मोकमा में जो हुआ, अनंत सिंह को प्रत्याशी बना रहा है आपका गठबंधन, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, दिन दहाड़े कुचला जा रहा है। क्या कहती हैं संगीता जी, जंगल राज का मुद्दा आपके लिए गले की फांस तो नहीं बन गया? जी नहीं, हमारा जंगल राज किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो हम जंगल राज्य से मंगल राज्य में आ गए हैं। अच्छा। हाँ, जंगल राज तो ऐसा था कि इन्होंने पूरे बिहार को विनाश कर दिया था। अभी फेज बाय फेज हम विकास कर रहे हैं। आप खुद धरातल पे उतरिए और देखिए कि कायाकल्प एकदम बदल गई है बिहार की, चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, हर एक हमारे बिहार में। थोड़ा मोकमा पे कुछ बोलिए ना, अनंत सिंह के प्रचार के लिए ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं आ रही हूँ। हमारे बिहार में 45,103 गांव है, हर गांव में सड़क है, ये विकास नहीं तो क्या है। हर गांव में बिजली है, ये विकास नहीं है तो क्या है। हर गांव में पाठशाला है, ये विकास नहीं है तो क्या है। महिलाओं की स्थिति अगर आप देखिएगा तो इतनी सुधरी हुई है, महिलाएं गांव में भी
हर गांव की एक परिवार की एक महिला गांव के विद्यालय में पढ़ाने जाती है। तो चारों तरफ विकास हो रहा है। हाँ, समय लगता है, फेज वाइज फेज, क्योंकि इन्होंने तो फुल 15 साल में पूरी अच्छी तरह से बिहार का हर क्षेत्र में विनाश कर दिया था। और ये पलायन की बात भी करते हैं, पलायन इन्हीं के समय में हुआ था, लोग आने से। अब तो संगीता जी, अभी बात हो रही है जंगल राज की। मोकामा को लेकर आप बिल्कुल दाएं बाएं हो जा रही हैं। सड़क, स्कूल, पाठशाला, महिला, अरे महिलाओं की स्थिति इतनी बेहतर है तो क्यों जीविका दीदी बन रही हैं? क्यों 30,000 रुपए और 2 लाख की सहायता की बात कर रही है? थोड़ा बताए ना, अनंत सिंह के संदर्भ में इतना मौन क्यों है आप? विकास पे ही वोट देती है, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी अछूता नहीं रहा, हर क्षेत्र में विकास हुआ। आप 15 साल पहले महिलाओं, अभी भी अगर हम महिलाओं से 15 साल पहले की बात, लालू यादव की शासनकाल की बात करते हैं, महिलाएं कांप उठती है, थरथर आ जाती है और कहती है बाप रे, वो जंगल राज याद करके थरथराहट होती है। तो ऐसा शासन था इनका। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है भाई मेरे, और हम विकास को ही एजेंडा बना के आगे बढ़ रहे हैं। और 14 नवंबर को हम फतेह हासिल करेंगे। विकास ही हमारा एजेंडा है। इनको कहने दीजिए यहाँ नहीं हुआ विकास, वहां नहीं, धरातल पे आइए, देखिए कितना विकास हुआ है। बिहार एकदम तेजी से विकास कर रहा है। क्या हुआ, आप अनंत सिंह पे फिर भी मौन रह गई? इतनी दिक्कत हो गई, इतनी परेशानी? अनंत सिंह की बात नहीं है, उन्होंने जो किया उसके नगर पालिका है और वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जो भी चल रहा है वो उनका चल रहा है। जो उन्होंने किया, हम तो न्याय के साथ विकास करते हैं। उनको आपके केंद्र के मंत्री तो उसी आदमी के प्रचार के लिए वोट मांगने उतर रहे हैं। ललन सिंह नाम है, जानती हैं कि नहीं जानती हैं आप? देखिए, वो उस पे उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। मतलब जंगल राज आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा? दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, दिन दहाड़े सड़क से पे कुचला जा रहा है, इस पर आपको कोई एतराज नहीं है? जिसने गलत काम किया उसको न्याय है, न्यायपालिका है, और जिस तरह से उनको किया गया, गिरफ्तार किया गया, जो भी किया गया वो देख रही है, उसमें हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको मतलब तेजस्वी या लालू के संदर्भ में टिप्पणी करने की जरूरत है? आपके राज्य में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। शशि जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? जी शशि जी। संगीता जी को ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ ललन सिंह नहीं, ललन सिंह तो जेडीयू से हैं, सम्राट चौधरी भी ललन सिंह के साथ ही उसी गाड़ी पे सवार थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी से आते हैं। और जब इन लोगों से पूछिए, एक तरफ अनंत सिंह जो जेल चले गए और दूसरी तरफ दानापुर से रीतलाल यादव हैं, जिनके लिए लालू यादव जो इतने बीमार हैं वो रोड शो कल कर करके आए हैं। इन दोनों की स्थिति जब आरजेडी से पूछेंगे तो वो मोकामा और अनंत सिंह की बात करेंगे, बीजेपी वालों से पूछिए और जेडीयू वालों से तो कहेंगे कि रीतलाल यादव कौन से फ्रीडम फाइटर हैं। ये सब के सब लोग, और अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने किसको दिया? सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया। ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मुन्ना शुक्ला की बेटी को जो जहां कंफर्ट में रहा है। अच्छा, ये अनंत सिंह, इनकी पत्नी पिछली बार आरजेडी के टिकट पे लड़ी हैं, उसके पहले वो नीतीश के विरोधी थे। जब वो बाढ़ से चुनाव हार गए थे तो नीतीश कुमार, और ये आपको याद दिला दूं कि ये नीतीश कुमार और लालू यादव जिनकी हत्या हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई, एक जमाने में उनके यहां ये लोग गए थे वोट मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। टाल का जो इलाका है वो यादव जी के यहां ये लोग, मतलब ये कहानी पृष्ठभूमि बता रहा हूं इन सारे दलों की। शशि जी ये बता रहे हैं कि जंगल राज की बात अपनी सुविधा के अनुसार है, बाकी अपराधियों का साथ लेने या साथ देने के संदर्भ में कोई पीछे नहीं है। पर फिर भी रवि शंकर जी से जानना चाहता हूं, ये जंगल राज कितना भारी पड़ रहा है आपको? भाजपा विशेषकर जंगल राज के आधार पर ही बिहार के लोगों को बता रही है कि भूले से भी आपके नेता को मौका ना दे दिया जाए। क्या कहते हैं, लालू राज कितना भारी पड़ रहा है रविशंकर जी सत्ता के सपने में? ये तो आप पिछले 20 साल का चुनाव देखेंगे तो ये एक नैरेटिव तो हमेशा चलाया ही जाता रहा है
तो इससे और आंकड़े उसके विपरीत इशारा करते हैं। अपराध के किसी भी पैमाने पे, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो अवैध शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, इन सारे आंकड़ों में एनसीआरबी का डाटा भी लें तो बिहार अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बुरी स्थिति नहीं, इसका सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश के बाद हत्याओं में। पिछले 20 साल में लगभग 70,000 हत्याएं हुई हैं। अगर हम औसत निकालेंगे तो 9 से 10 हत्या हर दिन हुई है। नहीं रविशंकर, ये तो दलीलें होती रही। मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मेरे पास समय सीमित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को बार बार कहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो या अन्य नेता, कि बिहार वापस जंगल राज में लौटने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का सत्ता में आना बिहार को जंगल राज की ओर लौटाना होगा। जमीन पर यह आपको कितनी परेशानी दिया है, इसने चुनाव में ध्रुवीकरण में कितनी आपको तकलीफ दी है? ये बताता है, ये इनके मुद्दे एजेंडे, इन चीजों का दिवालियापन भी दिखाता है कि कुछ कहने को है नहीं। और जमीनी स्तर पे मुझे लगता है लोग इस बात को समझ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में तो जो मीडिया में भी जिस तरह की खबरें चली हैं, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो, चाहे वो गया वाला कांड हो, चाहे वो अभी सिवान में हुआ है, रोहतास में हुआ है, तेजस्वी जी तो एक क्राइम बुलेटिन हर जिला में किस दिन कितनी अपराध की घटनाएं घट रही हैं ये रिलीज कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल, मुख्यतः आपका मुकाबला किससे है? आप वाकई जेडीयू से लड़ रहे हैं या आप और जेडीयू मिलकर इस बार भाजपा को निपटाने में लगे हुए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जेडीयू में बीजेपी का कूप हो चुका है। जेडीयू के जो नेतृत्व हैं वो अंदर से बीजेपी के ही हैं। नीतीश जी को चेहरा बस चुनाव तक के लिए बनाया गया है और ये तो अब खुल खुल के लोग बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला चुनाव के बाद, उनके दल के ललन सिंह ने बोला कि उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और वो तो विधायक दल। नहीं रविशंकर जी, थोड़ा गंभीर प्रश्न है। जेडीयू के तमाम नेता यह महसूस करते थे कि पिछले वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चिन्हित करके जेडीयू के प्रत्याशी को निपटा दिया। जो 42 सीटों पर जेडीयू आया उसमें मूलतः भूमिका भाजपा की रणनीति के तहत चिराग पासवान की मदद से रही। इस बार उसका बदला लेने के लिए आपको कितनी मदद मिल रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी का जो चरित्र है वो ऐसा ही है। वो क्षेत्रीय दल को एक तरह से बोलते हैं ना, निपटा देना चाहती हैं। तो संकेत तो कर रहे रविशंकर जी, पर शायद शशि जी कुछ रोशनी दे पाए। आखिरी टिप्पणी शशि जी की। वो हिमांशु जी, जो 2020 में एक बृहद कार्यक्रम था उसका नाम था आपसी निपटान योजना, वो 2025 में भी आपसी निपटान योजना जारी है। संगीता जी को, रविशंकर जी को, सबको पता है कौन किसको निपटाना चाह रहा है। और बिहाइंड द कंबल के नीचे, बिहाइंड द कारपेट, है ना, क्या खेल हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। कई बार क्या विवशता है कि आदमी टीवी पर नहीं बोल पाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार हमेशा राजनीतिक दृष्टि से दिलचस्पी का विषय रहा है। कौन किसके साथ दिख रहा है और वस्तुतः कौन किसके साथ है, ये बिहार में समझ पाना तभी संभव हो पाता है जब परिणाम आता है। देखें, जो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या परिणाम बताएगा कि उन्होंने दिखाया गठबंधन का परस्पर लड़ना, पर लड़ लिया आपस में और निपटा लिया आपस में ही। हम निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद।